आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल। आप सुन रहे हैं 6 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। भारत और चीन के बीच बनी सहमति, 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा चीन ने कहा है। चीन ने ये भी दावा किया है कि वो अपनी सीमा की रक्षा तो करेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए 7 लाख के पार हुए कोरोना के मामले, अब तक 19,000 से अधिक की मौत। 7 लाख का जो आंकड़ा के पास पहुंच गया है भारत। अभी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी पीक सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। कानपुर हत्याकांड का अभियुक्त विकास दुबे अभी भी गिरफ्त से बाहर, 2.5 लाख हुआ इनाम। और प्रोग्राम में आगे हम आपको बताएंगे कि कुवैत में नया कानून आने से कैसे भारतीयों को हो सकती है दिक्कत। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थान के पास से चीन की सेना करीब 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.5% के आसपास रहेगा। भीमा कोरेगांव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण पर एनआईए को रिकॉर्ड पेश करने को लेकर दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों का मुख्य हत्यारोपी विकास दुबे के ऊपर इनाम की राशि 2.5 लाख कर दी गई है। वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया भारत से विभिन्न देशों के बीच 170 उड़ानें संचालित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। कश्मीर घाटी में आतंकियों का साथ देते हुए पकड़े गए देविंदर सिंह को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में धमाका होने से जिला रिजर्व गार्ड के 2 अधिकारी घायल हो गए हैं। फिक्की और आईएएन की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि कोरोना संकट की वजह से देश के करीब 70% स्टार्टअप की हालत खराब है, जबकि 12% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। नेपाल ने चीन के लिए अपने प्रमुख सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोल दिया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। सऊदी अरब ने प्रवासियों के वीजा और रेजिडेंट परमिट की अवधि 3 महीने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बढ़ाने की घोषणा की है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूनम कौशल। तो अपने इस न्यूज पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर खबरों में क्या छाया रहा और आपके लिए क्या क्या जानना जरूरी है। साथ ही होगी एनालिसिस भी, ताकि आप खबर के हर पहलू को समझ पाएं। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के बीच जारी टेंशन की। सीमा पर झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के 3 सप्ताह बाद अब भारत और चीन की तरफ से नरमी के कुछ संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच कई बार कई स्तर की वार्ता हुई, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। गतिरोध और तनाव लगातार बरकरार था। सेनाएं अपने अपने इंतजाम कर रही थीं, लेकिन बीती शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद तनाव कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया। चीन की सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं और चीन ने ये बात स्वीकार भी की है। चीन ने अपने बयान में और क्या कहा, बता रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही भारत और चीन दोनों ने निर्णय किया कि दोनों ही अपनी सेनाएं
एक एक किलोमीटर पीछे हटाएंगे। लेकिन जो ये चीन की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें चीन ने यह कहा है कि दोनों ही तरफ से समन्वय की बात की गई है कि बातचीत के जरिए ये 70 वर्ष हुए हैं भारत और चीन को अपने राजनयिक संबंध बनाए हुए, और उस 70वें वर्ष में भारत और चीन ने एक बार फिर निर्णय किया है चीन के मुताबिक कि बातचीत के जरिए ही हर मसले को सुलझाया जाएगा, और जो दोनों के बीच में मतभेद हैं उनको मनभेद, एक तरह से डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा चीन ने कहा है। चीन ने यह भी दावा किया है कि वो अपनी सीमा की रक्षा तो करेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए वो बातचीत का रास्ता तैयार करेगा और बातचीत के रास्ते को ही अपनाएगा। और इसके बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चलेगी और मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चलेगी, जिसके जरिए दोनों इस बॉर्डर के मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया गौरव सावंत। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कई दिनों से अड़ा चीन अब पीछे हटने को कैसे तैयार हो गया? क्या ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं? चीन की आज की वार्ता के बाद आने वाले दिनों में LAC पर स्थिति कैसे बदलेगी और आगे की तस्वीर क्या बनेगी? चीन के साथ तनाव पर नजर रख रही आज तक संवाददाता श्वेता सिंह का मानना है कि चीन के पीछे हटने का ये मतलब नहीं है कि ये विवाद अब थम गया है। सुनिए श्वेता सिंह को। सबसे बड़े मायने तो इस हिसाब से देख लीजिए कि इसी के साथ, यानी कि आज जब चीन इस तरह की घोषणा कर रहा है तो इसके साथ साथ ही भूटान के साथ उसकी समस्याएं शुरू हो गई हैं। लोगों ने उसमें इंटरप्रिटेशन ढूंढना शुरू कर दिया था कि क्या हिंदुस्तान को एक संकेत देने के लिए चीन भूटान में ये सब कर रहा है। लेकिन इस एक्शन से कि वो गलवान से पीछे हटना सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसने वाकई कुछ डिसमेंटलिंग वहां पर देखी गई है, पूरी तरीके से नहीं। अभी भी हमें यह देखना होगा कि उसके जो हथियार हैं, उपकरण हैं जो वहां तक लेकर आया है, उन्हें कब तक वो वहां से हटाता है। क्योंकि भारत ने दो चीजें रखी हैं। नंबर 1 ये कि हम आके चेक करते रहेंगे, आपको हम इंटरमिटेंटली चेक करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर। और दूसरी चीज ये है कि जब तक चीन पूरी तरीके से वहां पर डिसएंगेज नहीं करता है तब तक भारतीय सेना अपने साजो सामान को वहां से हटाएगी नहीं। तो ये थी श्वेता सिंह। वहीं भारत के साथ अभी विवाद थमा भी नहीं है कि चीन ने उधर भूटान में नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। दुनिया में 2 ही देश हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है, यानी सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। एक है भारत और दूसरा भूटान। भारत के साथ तो LAC पर तनाव चल ही रहा है और अब चीन ने भूटान के भी उन इलाकों को विवादित बता दिया है जिन पर अभी तक कोई विवाद था ही नहीं। भूटान की पूर्वी सीमा, जहां भारत का अरुणाचल प्रदेश है, पहले से ही चीन के साथ विवादित है। अब चीन ने भूटान के त्राशिगैंग जिले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निवेश पर आपत्ति की है। दुनिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, अपनी सीमाओं को विस्तार दे रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में इसी विस्तारवाद का जिक्र किया था। अब चीन के इस कदम से भारत में हलचल होना तय है, क्योंकि जहां भूटान और चीन की सीमा लगती है वहीं भारत का इलाका भी है, यानी ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। यहाँ विवाद के क्या मायने हैं, समझते हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय की इस रिपोर्ट में। दरअसल मसला ये है कि चीन और भूटान के बीच भी भारत और चीन की तरह कोई भी खींची हुई सीमा रेखा नहीं है, इसलिए चीन कुछ भी दावे जब तब करता रहता है। साल 1984 से लेकर 2016 तक अब तक कई वार्ताएं सीमा विवाद को लेकर हुई, मगर 2 दिशाओं में ही चीन ने अपना हक जताया, उत्तरी और पश्चिमी भाग। लेकिन अब वो पूर्व में भी दावा कर रहा है। चीन के इस तरह से अपने पड़ोसी देशों पर रवैये को लेकर हमने बात की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर एमेरिटस SD मुनी से, जिनकी दक्षिण एशिया के विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ है। और हमने उनसे पूछा कि चीन ये सब कुछ कर रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है उसकी। जब 1950 में माओ ने ये वक्तव्य दिया था कि तिब्बत हमारी पाम है और 5 फिंगर्स हैं दूसरी जिनको भी आजाद करना पड़ेगा, और उन 5 फिंगर्स में भूटान का भी एक नाम था। तो वो हमेशा ये समझते हैं कि भूटान भी उनके इंपीरियल इन्फ्लुएंस के अंडर रहना चाहिए। वो टेरिटोरियल मसलों को उठा रहे हैं, जिसमें भारत के लिए सामरिक महत्व के मसले भी है और चीन के अपने जो विस्तारवादी नीति का एक तरह से एक्सप्रेशन है वो उसको भी प्रतिबिंबित करता है।
अच्छा, तो अब भारत का क्या इस पर रुख रह सकता है? जैसे डोकलाम में भारत ने क्यों रोका? एक तो डोकलाम से सीधी वो हमारी चिकन नेक्स तक सड़क बनाना चाहते थे, और एक डोकलाम में बैठे हैं तो वो डोकलाम अगर आप नक्शे में देखें तो वो चुम्बी वैली के बिल्कुल ऊपर है, और चुम्बी वैली में चीन की जो सामरिक स्थिति है वो कमजोर है, क्योंकि भारत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है और चुम्बी वैली में चीन है, तो वो उस अगर कहीं लड़ाई हो तो वो उस हिस्से को एक वल्नरेबल समझते हैं, बहुत कमजोर हिस्सा समझते हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए। और इसी तरह से पूर्व में जो अभी शुरू किया है वो अरुणाचल से लगा हुआ है, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहाँ से दलाई लामा आते थे, जिसके ऊपर वो अपना हक जमाना चाहते हैं, उसके लिए भी उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। तो वो ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है ईस्टर्न इलाका भी। पहले उन्होंने कहा था कि हम जमीन स्वैप करके आपको हम इतना दे देते हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए, उसमें उन्होंने डोकलाम मांगा था और कहा कि ईस्ट का इलाका है जो वो हम आपको दे देंगे, नॉर्थ का इलाका है वो भी हम आपको दे देंगे। लेकिन अब उन्होंने ईस्ट में इसीलिए खोला है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान होने नहीं देगा। अच्छा, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, जो भूटान की रक्षा का मसला है उसमें भारत उत्तरदायी है। जो ट्रीटी है हमारी उसके अंतर्गत भूटान की रक्षा जरूरतों की देखभाल हम करते हैं, हम उसको मदद देते हैं, और अब भी वही स्थिति है। तो अगर भूटान की सार्वभौमिकता पे कोई खतरा है तो उसको बचाने के लिए भारत उत्तरदायी है, इसीलिए हम डोकलाम में भी गए और उस वक्त भूटान ने हमारा समर्थन भी किया था, हालांकि रिलक्टेंटली किया था, लेकिन अभी भी भूटान नहीं चाहता कि कोई झगड़ा हो, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा को कोई खतरा है तो वो भारत की जिम्मेदारी है। और चीन जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसने कह दिया कि तीसरे पक्ष का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ऑब्वियसली तीसरे पक्ष का मतलब नहीं, देखिए वास्तव में स्थिति ये है कि चीन ने इतना वो डरा के रखा हुआ है भूटान को कि भूटान उसके साथ समझौता करने को तैयार है। चीन को जो भी कहे उसको समझौता करने को तैयार है, लेकिन चीन जो भी कहे वो समझौता अगर भूटान करेगा तो उससे हमारी सुरक्षा में कुछ कमियां आ जाएगी, क्योंकि चीन उन इलाकों को चाहता है जहां वो अपनी स्थिति भारत के प्रति सुदृढ़ करना चाहता है। इसलिए हमारा भी ये इंटरेस्ट है कि जो भी चीन की मांग हो उसको बिना किसी वजह के भूटान सरेंडर नहीं करे। तो भूटान को भी हम ये सलाह देते हैं कि ये आपके हित में भी नहीं है, और ये हमारे हित में भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। तो इसलिए भारत की फिक्र लाजमी है खुद की और भूटान की सुरक्षा के वास्ते। भारत का विदेश मंत्रालय इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। माधुरी, आज तक रेडियो। वहीं चीन की गतिविधियों पर अब पूरी दुनिया की नजर है। दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में चीन के मंसूबों को दुनिया पहचान चुकी है। अब अमेरिका ने यहां अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजकर नेवल एक्सरसाइज की है। अमेरिका चीन को संदेश दे रहा है कि अगर वो कोई हरकत करेगा तो जवाब देने के लिए अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं। आज तक रेडियो आजतक.in/रेडियो ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 7 लाख, जी हाँ, भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 7 लाख को पार कर गई है। लास्ट 24 आवर्स में ही 24,500 नए मामले सामने आए हैं और अब तक भारत में 4,24,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और ब्राजील है। अमेरिका में अब तक लगभग 29 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ब्राजील में 16 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में जहां मामलों की रफ्तार कुछ कम हुई है, वहीं भारत का ग्राफ अभी ऊपर ही चढ़ रहा है। क्या है इसके मायने, यही समझने के लिए मैंने बात की हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से और यही पूछा कि आने वाले समय के लिए इसके क्या संकेत हैं। अभी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी पीक
काफ़ी टाइम बाद आना है, यानी कि तकरीबन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है जो भारत का पीक है। और पीक कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक साथ कोई आएगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में अलग अलग टाइम पर उसके केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी की ओर है, जहाँ पे एक्टिव केसेस आज अकेले केवल 2746 केसेस महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर पाए गए थे। और आज टोटल इंडिया में देखिए तो 24,248 टोटल केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए। तो ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उनका सीधा सीधा एक असर ये हो रहा है कि जितने भी एरिया थे जहाँ पे कि अभी तक ये माना जा रहा था कि कोरोना की पहुँच वहाँ तक नहीं है, अब वो भी उसके दायरे में आने लगे हैं। आपको केवल एक एवरेज बताता हूँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में 3 जुलाई से ले लीजिए, 3 जुलाई से 20,903 से शुरू हुआ जो नए केस एडिशन, और वो 24,248 के पास पहुंच गया है जो कि आज का रिकॉर्ड है। तो इस रफ्तार से अगर बढ़ता रहा कोरोना का जो पेशेंट्स हैं तो ये नो डाउट अभी इंडिया में 7 लाख का आंकड़ा कोई भी बड़ा आंकड़ा नहीं है। दीपू, हमने ये देखा कि बीते सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत में मामलों की रफ्तार कुछ बढ़ी है, इसके क्या संकेत हैं ये समझाएं। जी बिल्कुल, इधर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में खास तौर से कर्नाटक में जो है केसेज वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और अभी कर्नाटक में 23,474 के आसपास के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो रैंकिंग बनी हुई थी महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उसके बाद छठे पोजीशन पर कर्नाटका आ गया है। तो ये एक जरूर चिंता की विषय है कि अब उन स्टेट्स में जहाँ की पहले माना जा रहा था, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कि पहली डेथ हुई थी 12 मार्च के आसपास कलबुर्गी में, जब वो एक दुबई से आए हुए शख्स की डेथ हुई थी, और केसेज उस समय बेंगलोर के आसपास ज़्यादा पाए जा रहे थे एकदम इनिशियल फेज में, मार्च के फर्स्ट वीक के अराउंड, और सेकेंड वीक में जब डेथ हुई थी। तो अभी लेकिन फिर से ऐसा माना जाता है कि बेंगलोर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दोबारा से वहाँ पे पिछले हफ्ते केसेस काफ़ी बढ़े हैं, स्पेशली बेंगलोर में। और ये माना जा रहा था कि कर्नाटका या केरल के अलावा बाकी जो स्टेट हैं वहाँ पे केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। केरल में हालांकि फ़िलहाल अभी जो टोटल केसेस हैं वो 5,429 के आसपास है, लेकिन बाकी जो स्टेट वहाँ पे है, आंध्र प्रदेश जैसे ले लीजिए, वहाँ पे 18,697 के आसपास केसेस हैं, और 9वें पोजीशन पर है टोटल जो इंडिया में 34 स्टेट्स में जो आंकड़े मौजूद हैं उसमें 9वां पोजीशन जो है आंध्र प्रदेश का है। 5 जुलाई तक केवल जो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया लिया था कि कौन से ग्रीन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि कोई केसेस नहीं है, 6 अप्रैल को जहाँ 417 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कि 0 केसेस थे, आज उनकी संख्या घट के 10 रह गई है। हमने 717 डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग करने के बाद ये पाया है, और मोस्टली जो केसेस बढ़े हैं वो ज़्यादातर साउथ, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और इस इलाके में, राजस्थान में बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया दीपू राय। तो भारत में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आई एक रिपोर्ट ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में कोरोना के कण मिले हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, यानी वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कुछ बदल जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। कोरोना वायरस को लेकर अब एक नया दावा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक खुली चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस के हवा से फैलने का दावा किया है और संगठन से अपने नियमों और रिपोर्ट में भी बदलाव करने को कहा है। अभी तक यह माना जाता है कि इस महामारी का वायरस एक व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान उसके मुंह और नाक से निकले हुए ड्रॉपलेट्स के जरिए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। यह वायरस बड़े कणों से फैलता है और इसके कण इतने हल्के नहीं होते कि वे हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। वह जल्द जमीन पर गिर जाते हैं। पर इस नए दावे ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने अपनी खुली चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि हवा में मौजूद वायरस के छोटे कणों से भी संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में घरों में रहते हुए भी N95 मास्क पहनने की जरूरत है। इस रिपोर्ट पर WHO की टेक्निकल टीम के हेड डॉक्टर बेंडेटा एलेग्रांजी का कहना है
कि पिछले कुछ महीनों में WHO कई बार दोहरा चुका है कि वह वायरस के हवा के जरिए फैलने की आशंका को खारिज नहीं करता है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो। और अब बात करते हैं मध्य पूर्व के देश कुवैत की, जहां एक प्रस्तावित कानून ने इंडियंस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल वहां की सरकार चाहती है कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को अधिक मौके दिए जाएं और इसके लिए ही नया कानून लाया जा रहा है। इस नए कानून का सबसे ज्यादा असर कुवैत में रह रहे इंडियंस पर हो सकता है। तो यदि ये कानून पारित हुआ तो कुवैत की कुल आबादी का अधिकतम 15% ही भारतीय हो सकते हैं। कुवैत की इस समय पॉपुलेशन करीब 43 लाख है, जिसमें से करीब 15 लाख इंडियंस हैं, यानी 8 लाख भारतीयों को ये देश छोड़ना पड़ सकता है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर होना तय है, क्योंकि यहाँ से सालाना औसतन $5 अरब तक भारत भेजे जाते हैं। क्या होगा इस कानून का असर, सुनिए आनंद श्रीवास्तव से। कुवैत की नेशनल असेंबली की लीगल और लेजिस्लेटिव कमेटी ने अप्रवासी कामगारों से संबंधित एक बिल को मंजूरी देकर उसे संवैधानिक बताया है। कुवैत के 5 सांसदों ने मिलकर इस कानून की पूरी रूपरेखा तैयार की और लेजिस्लेटिव कमेटी में पेश किया। कहा जा रहा है कि नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले इस बिल को संसद से पास करा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव से हमने समझने की कोशिश की कि क्या है इस विधेयक का मसौदा। जो ये बिल है, ये वहाँ जो विदेशी पॉपुलेशन वहाँ पे निवास कर रही है, उनके जो कुल संख्या वर्तमान में है वो कुवैत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। तो उसे घटाकर 30% पे लाने के लिए ये बिल प्रावधान कर रहा है। कुल 4.8 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 3.4 मिलियन ये विदेशी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो इनकी संख्या को घटाने के लिए बिल लाया जा रहा है और ये बिल भारत के संदर्भ में इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारतीयों की कुल जनसंख्या को टोटल जनसंख्या का 15% करने के लिए बिल में प्रावधान किया गया है। कुवैत में अप्रवासी मजदूरों की संख्या कम करके वहां स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की कवायद बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इस विधेयक के पास हो जाने के बाद इससे बड़ी तादाद में भारतीय भी प्रभावित होंगे और भारत के लिए इससे कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर जो कुल जनसंख्या भारतीयों की अनुमानित है 1.5 मिलियन के आसपास, 15 लाख के आसपास है। 7.5 लाख से 8 लाख भारतीय प्रभावित होंगे, उन्हें छोड़कर उस कुवैत को भारत वापस आना पड़ेगा। और जो मुख्य बात यहाँ है इस बिल की, ये बिल अनस्किल्ड लेबर के संदर्भ में बात कर रहा है कि अनस्किल्ड लेबर को वो कम करेंगे, उनको कर्टेल करेंगे। और भारतीयों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बड़ी जनसंख्या जो है वो लेबर क्लास की ही है। जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक लेबर में काम करती हैं, तो लगभग 70% मेल ऐसे हैं जो लेबर के रूप में वहाँ काम करते हैं या टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। तो जो अनस्किल्ड लेबर क्लास है भारत का, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उसे वहाँ से जॉब छोड़कर आना पड़ेगा। और भारत के सामने 2 समस्याएं जो आने वाली हैं वो मुख्य रूप से ये हैं कि जब हमारे प्रवासी वहाँ काम करते हैं तो वहाँ से धन भेजते हैं, तो वो जो धन भेजते हैं वो लगभग इस समय $4.8 बिलियन है। और आप समझ सकते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर कर्टेल किया जाएगा, लगभग आधे वहाँ से भारतीय वापस लौट आएंगे, तो एक बड़ा असर पड़ेगा हमारे इस जो धन प्राप्त होता है हमको विदेश से, उसके ऊपर। और दूसरा जो समस्या आएगी कि 8 लाख 7.5 लाख अगर भारतीय वापस आते हैं तो इन्हें अपने देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वो भी कोविड-19 के दौर में जब हमारी इकोनॉमी वो थोड़ी स्लो डाउन पे चल रही है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी चुनौती के रूप में होगा। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था का हाल खराब है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अपने यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस तरह के कानून और भी खाड़ी देशों में आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। समय आप देखें तो कोविड-19 के कारण ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन आया है और इकोनॉमिक सेक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो गल्फ कंट्रीज में भी बड़े पैमाने पर क्या हुआ है कि ये लॉकडाउन वगैरह से असर आया है। और एक चैलेंज उनके सामने जो आया है वो ये कि बड़ी डिपेंडेंसी तेल के ऊपर है और तेल के दामों में गिरावट आई है और इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर बंद करने के कारण जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो वीक हुआ है। तो ओवरऑल गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये पूरे गल्फ कंट्रीज में देखा जा रहा है
कि लोकल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब उनकी आवश्यकता ये है कि वो जो विदेशी लोग वहाँ निवास कर रहे हैं उनको वापस भेजें। तो कुवैत ने तो शुरुआत की है और ये संभावना निश्चित रूप से है कि आने वाले समय में आप अन्य कंट्रीज से भी, बहरीन से हो, आप सऊदी अरब से बात करें, इस तरह के कानून बनने की संभावना है और उसमें विदेशियों की संख्या कम की जाएगी। अब मामला ये है कि जो भी नए आवेदन और अपॉइंटमेंट्स कुवैत में काम करने के लिए दिए जा रहे हैं उन्हें रद्द कर दिया जा रहा है। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि भारतीय दूतावास प्रस्तावित कानून से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और अब बात उस अपराधी की जिसके सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस बौनी साबित हो रही है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का अभियुक्त विकास दुबे अभी तक फरार है। फिलहाल पुलिस ने विकास के बारे में जानकारी देने पर 2.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। विकास के पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं से संबंध भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में ताजा अपडेट के साथ लखनऊ से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। कानपुर की उस घटना को 4 दिन हो गए जिसमें 8 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक मुख्य अभियुक्त विकास दुबे का कोई अता पता नहीं है। पुलिस की लगभग 40 से ज्यादा टीमें और एसटीएफ की कई टीमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर उसे निरंतर तलाश कर रही हैं। माना यह जा रहा था कि वो प्रदेश के बाहर यानी उत्तर प्रदेश से बाहर जा चुका है। उसकी तलाश यहां तक कि नेपाल तक में हो रही है, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस फिलहाल खाली हाथ है। आपको बता दें कि आज जिस विकास दुबे पर 25,000 का इनाम रखा गया था उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा इनामिया अपराधी घोषित हुआ है। बावजूद इसके पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच 2017 का एक पुराना एसटीएफ के इंटरोगेशन का वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे ने अपने राजनीतिक संरक्षण की बात कहीं ना कहीं स्वीकारी है। बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर और साथ साथ बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा से उसके संबंधों की बात सामने आई है और बकायदा उसने इन दोनों लोगों का नाम भी लिया था, लेकिन इन दोनों विधायकों ने ऐसे किसी संबंध से इनकार किया है। उधर आज 3 पुलिस वालों को और सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन तीनों के संबंध विकास दुबे से बताए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर 4 पुलिस वाले विकास दुबे के साथ संबंध रखने के आरोप में सस्पेंड किए जा चुके हैं, जबकि एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें शहीद हुए सीओ ने उस वक्त के एसएसपी से चौबेपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनकी शिकायत की थी। इसके बाद से यह मामला और गर्मा गया है कि आखिर पुलिस और अपराधियों का कनेक्शन कितना डीप रूटेड है। शुक्रिया अभिषेक। और अब चलते हैं गुजरात। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और बारिश हो रही है, लेकिन गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बीते 24 घंटों में द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर में भारी बारिश हुई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिनमें गाड़ियां पानी में बहती दिखाई दे रही हैं। ताज़ा हालात कैसे हैं, बता रही हैं अहमदाबाद से आज तक संवाददाता गोपी घांगर। मौसम विभाग की माने तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात पर अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके चलते तेज हवाएं चलेगी, साथ ही अगले 48 घंटे में तेज बारिश होगी। तो वही सौराष्ट्र के जामखंभाड़िया, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ जैसे इलाकों में तेज से ज्यादा तेज बारिश होगी। शुक्रिया गोपी। और अब बाजार का हाल जानते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर से। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आज भारतीय शेयर बाजार के लिहाज से एक अच्छा कारोबारी सत्र रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स 1.25% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 465 अंकों की बढ़त के साथ 36,487 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 156 अंकों की बढ़त लेकर 10,763 के स्तर पर बंद हुआ। आज के बाजार में दरअसल जो खरीदारी थी वो चौतरफा थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक चाल थी जिसकी वजह से बाजार में तेजी देखने को मिली। यही कारण है कि निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 15,297 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 350 अंकों की करीब बढ़त के साथ 22,198 के स्तर पर बंद हुआ।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये थी यहाँ पर कि आज एफआईआई दोबारा से खरीदार बन के आए। बाजार की तेजी में एफआईआई का पार्टिसिपेशन बाजार के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत इसलिए भी है क्योंकि अगर बाजार एक टेक्निकल जो रेजिस्टेंस था 10,400 का उसको तोड़ चुका है और उसके बाद अगर एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं तो ये जल्दी बाजार में और ऊपरी के और बड़े स्तर ऊपर के स्तर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज के सत्र में अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज के सत्र में जो सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली वो थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इसके अलावा बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, मेटल माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ये सभी सेक्टर ऐसे थे जहां पर बढ़त थी। केवल एक टेलीकॉम सेक्टर ऐसा सेक्टर था जहां पर गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सेंसेक्स में 30 शेयर शुमार होते हैं। उन 30 शेयरों में केवल 5 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट थी और बाकी 25 शेयरों में तेजी थी। सबसे ज्यादा तेजी थी M&M में करीब 7.5% की। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, रिलायंस, मारुति सुजुकी, TCS, HDFC बैंक ये और टॉप गेनर थे सेंसेक्स के। रिलायंस में तेजी की एक बड़ी वजह रिलायंस में एक और नया इन्वेस्टमेंट जो जियो प्लेटफॉर्म की बिकवाली से आया है उससे एक इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिव खबर थी। इसके अलावा रिलायंस का जो मार्केट कैप था आज वो 11,50,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। वो एक स्टॉक के हिसाब से बड़ी पॉजिटिव खबर थी। गिरावट की बात करें तो जिन 5 शेयरों में आज गिरावट आई उनमें सबसे ऊपर नाम था बजाज ऑटो का जहां करीब 1.25% गिरावट थी। इसके अलावा HDFC, भारतीय एयरटेल, HCL और HCL टेक ये और वो 4 शेयर थे जहां पर आज गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया शुभम शंकरधर। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।